नमस्कार मित्रों आज डायरी लेखन पर बात करते हैं। डायरी लेखन भी एक अलग अलग प्रकार की मनस्थिति को लेकर हमारे सामने आती है और विशेष रूप से जब मैं आपको ये बताऊं कि एक डायरी ऐसी भी थी जो विश्व की 70 भाषाओं में 70 भाषाओं में अनुदित हुई, उसका अनुवाद हुआ और अब तक उस डायरी की 6.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी एक विशद डॉक्यूमेंट होगा। और विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि जो डायरी की जो लेखिका या लेखक जो भी हो, बात एक ही होती है, इसमें लेखन में कोई लिंग भेद नहीं होता। डायरी की लेखिका सिर्फ 15 साल इस दुनिया में रही, सिर्फ 15 साल इस दुनिया में रही। 70 भाषाओं में उसकी डायरी का अनुवाद हुआ और 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग इतनी प्रतियां जो हैं वो विश्व भर में बिकी। आप अंदाज़ा लगाइए। मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई भी इस विधा में या साहित्य की विभिन्न विधाओं में, सिर्फ अध्यात्म ग्रंथों को छोड़ दें, उनके अलावा किसी भी अन्य विधा में, लेखन की विधा में कोई भी पुस्तक इतनी ज़्यादा बिकी गई हो, पढ़ी गई हो, ऐसा लगता नहीं है। और उस पर आधारित फिल्में अलग से बनी, सीरियल्स अलग से बने। और वो डायरी थी एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक के बारे में ऐसा नहीं है कि उसकी पृष्ठभूमि कोई बहुत समृद्ध थी या किसी बहुत धनी परिवार से थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि उन दिनों द्वितीय महायुद्ध का ज़माना था, वो युग था। और उस समय पूरे यूरोप में युद्ध बंदियों और युद्ध अपराधियों की बातें जो हैं, उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें और हादसे जो हैं वो सुनाई देते थे। और वो अजीब परिवेश में उन दिनों में पूरा का पूरा यूरोप जीता रहा। तो यूरोप ने जो वो अवधि काटी है, उस अवधि में होता ये है कि जब भी हम मानते हैं बात की, दुख जो हैं ये कई बार सृजन को बिल्कुल नया रूप देते हैं। और सृजन कई बार दुख की घड़ियों में या दुखों के मध्य या लंबे अंतराल वाली दुखद घटनाओं के मध्य जो साहित्य रचा जाता है वो ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है उस काल के परिवेशगत अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए। एनी फ्रैंक को डायरी ज़िंदगी में पहली बार तब मिली, एक खाली डायरी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। ये मिली उसको 1942 में, जबकि उसका 13वां जन्मदिन आरंभ हो रहा था। 12 साल की हो चुकी थी, 13वें में प्रवेश कर रही थी। जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में एक डायरी मिली और उसने उस डायरी में लेखन जो है, अपने अनुभव, तत्कालीन समाज के, उस परिवेश के, अपने परिवार के, अपने सारे के सारे अनुभवों को उसने नोट करना शुरू कर दिया। और उसको बड़ा गुप्त हिफाजत से रखती थी। और 13 साल की बच्ची, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये जो पहला उसमें आलेख है, 3 खंडों में डायरियाँ मिलती हैं उसकी। और पहला जो खंड है वो 15 जून 1942 से लेकर 5 दिसंबर 1942 तक का है। उस अवधि में जो जो घटनाएं घटी उनको उसने ज्यों का त्यों उनको बयान कर दिया, उनको लिख दिया। जो जो हादसे घटे परिवार के साथ, परिवेश के साथ, समाज के साथ, या उन दिनों की चर्चाओं में जो जो चीज़ें सामने आईं, उनको सबको उसने कलम से डायरी में उतार दिया। और जब मुसीबतें या विपत्तियां इतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर हों तो उन दिनों में आदमी जब लेखन की दुनिया में फंस जाए तो फिर उससे बाहर आ ही नहीं पाता। वो निरंतर लिखती रही, कई कई घंटे रोज़ वो लगाती डायरी लेखन पर। उसको एक आत्मतुष्टि मिलती कि मैं कुछ ना कुछ, मैं अपनी बातें जो हैं, जो भी अनुभूतियां हैं, उनको अभिव्यक्त कर पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, उनको मैं शक्ल दे रही हूँ। उसका जो दूसरा खंड है डायरी का मित्रों, वो है 22 दिसंबर से 17 अप्रैल, 22 दिसंबर 1942 से 17 अप्रैल 1943 तक का। ये दूसरा खंड है। और तीसरा जो खंड जो अलग से मिलता है वो अप्रैल 1944 तक का है। और ये अप्रैल 1944 तक उसने तीसरा खंड भी तैयार कर लिया था। और ये खंड जो है ये कुछ दिन पहले शुरू हो गया था। पहले खंड के बाद कुछ दिनों बाद उसने इसे लिखना शुरू कर दिया था।
तो ये कुल मिलाकर मित्रों इसमें जो सामग्री है वो सारी की सारी उस समय के युद्ध बंदियों की विभीषिका, सामान्य नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों का हनन और निजी ज़िंदगी में जो अनुभूतियाँ इन तनावों से उपजी उनका पूरा का पूरा अध्ययन उसने वहाँ नोट कर दिया। कालांतर में मित्रों हुआ ये कि 1947 में आकर ये डायरियाँ पहली बार प्रकाश में आई। वैसे प्रकाश में जुलाई 1945 में आ गई थी और 1947 में इनका जो प्रथम प्रकाशन जो स्वरूप सामने आया वो बड़ा अद्भुत था और उसके छपते ही खलबली मच गई और विश्व की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद होने लगे। सबसे पहली जो मूल भाषा थी इस डायरी की वो डच भाषा थी, क्योंकि वो हॉलैंड में रहती थी और डच भाषा एम्स्टर्डम उसका मुख्य नगर था। तो एम्स्टर्डम में वो रहती थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वो मातृभाषा में ही सारी बातें कहे और उसने अपनी भाषा में सारी की सारी चीज़ें दर्ज की और वो दर्ज करके ये ऐसा एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ बन गया जिसके आधार पर उस काल की विभीषिकाओं और सामाजिक स्थितियाँ और आर्थिक अवस्था और सामाजिक संरचना, इन सब का अध्ययन जो है उन डायरियों के आधार पर किया जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मित्रों वैसे डायरी लेखन जो है बड़े लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी ज़्यादातर जेलों में कटी हो। वो लोग एक ही बात करते थे, या तो पत्रों के माध्यम से या डायरी के माध्यम से। और डायरी लिखने वालों में चर्चा बहुत लोगों की होती है इन दिनों में। माउंटबेटन और एडवीना की डायरियाँ वो भी चर्चा में हैं, खूब विवादों में है। और वो डायरियाँ छपें या ना छपें, उनको सार्वजनिक उसको पूरी तरह से किया जाए या ना किया जाए, इन बातों को लेकर स्वयं ब्रिटेन की सरकार जो है वो भी दुविधा में है। और इसी तरह से ये डायरियाँ सिर्फ यहाँ तक सिलसिला ख़त्म नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी डायरियाँ लिखने का उनको भी था, चाव था। वो दैनंदिनी लिखते थे, अपना डेली रूटीन का टाइम टेबल जो भी होता था उसको दर्ज करते थे। लोकमान्य तिलक ने भी डायरियाँ लिखी और ये सिलसिला मित्रों चलता रहा। और कुछ एक स्थानों पर ये भी हुआ कि कहा यही जाता है कि कुछ एक डायरी की शक्ल में कुछ एक डिक्टेशंस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दी थी अपनी स्टेनो, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई। और इस तरह से बहुत सारी चर्चित सामग्री जो है इस डायरी लेखन के माध्यम से हमें मिलती है। और जिस काल खंड में इन डायरियों को लिखने वाले मौजूद होते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ उन विवेचनों में से गुज़र सकते हैं, पूरी गहराई के साथ उन विवेचनों का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें शोध का कार्य भी हो सकता है। लेकिन अब ये बात भी है कि अगर डायरी लेखन को इतना सामान्य रूप से ले लिया गया कि विधा के रूप में हम घोषित कर दें, तो संकट ये भी हो सकता है कि डायरी में कई बार डायरी लेखक स्वयं को बहुत बड़ा एक पूरा स्वरूप विशाल देना चाहे और उस विशाल स्वरूप देने की ललक में वो बहुत कुछ ऐसा भी लिखते जो प्रामाणिक ना हो। लेकिन डायरी को मूल रूप से एक विधा के रूप में प्रामाणिक माना जाता है कि ये जो इसका लेखन है इसमें लेखक अपने आप में डूबकर स्वयं को साक्षी मानता है और अपनी ही गवाही के दौरान वो सारी की सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर हमें ज़िंदगी में बहुत सारे नए कोण जो हैं वो मिल जाते हैं। और इसलिए इन डायरियों का महत्व मित्रों ये चलता रहेगा लगातार। अब ये बात अलग है कि बाद में लोगों ने जो डायरियाँ लिखी वो संस्मरणों का रूप ले गई। बहुत सारी ऐसी डायरियाँ भी आईं जिनमें सिर्फ ये था कि उनको संस्मरणात्मक लेख के रूप में दे दिया गया, जबकि मूल रूप से उनकी जो शैली थी उसमें और डायरी में कोई अंतर नहीं होता। अब कुछ लोगों ने अपनी यात्रा संस्मरण जो हैं वो भी दिए, और जो यात्रा संस्मरण के साथ साथ जैसे फैज़ और एलिस के बीच में जो पत्र व्यवहार था उसे भी डायरी माना जाता था, जो बाद में एक डायरी के रूप में ही मिला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जब आदमी संकट में होता है या अकेलेपन में होता है तो उस वक्त कलम, अब आज ज़माना माउस का है, बात अलग है, लेकिन उस वक्त कलम जो है वो काम आती है, या फिर कूची काम आती है, या फिर तीसरी चीज़ जो काम आती है वो संगीत का कोई वाद्य। धन्यवाद।